students, welcome to Pradis Institute of Education and welcome back to our Exampur series. Here we are studying for our 10th board examination. तो Exampur में हम अपने 10th board examination की तैयारी कर रहे हैं. And introducing myself, I am Roshali Sehjwani and I will be teaching you chemistry for your 10th board examination. हमने अपने साइंस टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस. और हमने इससे पहले के लेक्चर्स में चैप्टर की पूरी समरी देख ली थी. वी ऑल्सो सॉल्व्ड 1 मार्क क्वेश्चन, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी प्रोबेबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी फ्रेम हो सकते थे, वो सब हमने देख लिए थे. तो आज की क्लास में हम 2 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क क्वेश्चंस देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्राडिस एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी. प्राडिस एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर या फिर iOS से डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे हम आपको आपका पूरा क्लास कोर्स 9999 के मिनिमम प्राइस में आपको प्रोवाइड कराते हैं. तो फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 10th the price is 9999, and also if you are from class 11th and 12th the same price, that is the minimum price of 9999 में हम आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कराते हैं. You just have to apply the coupon code of pradis_10. So please contact us. Also जैसे ही आप अपना ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं हम आपको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. We are providing you classroom videos, 3D videos, lecture videos, smart board videos, recent live lectures, content, free solutions, practice test, worksheets and doubt sessions. Doubt sessions that too from the teacher that are teaching you on the application. तो जल्दी से हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें and do contact us. Now starting with our class. आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का 3rd लेक्चर है ये हमारा. इससे पहले के लेक्चर में हमने पूरे चैप्टर की समरी देख ली थी. ऑल्सो वी हैव सॉल्व्ड 1 मार्क क्वेश्चन एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग 2 मार्क क्वेश्चन एंड 3 मार्क क्वेश्चन, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. वी आर स्टार्टिंग विथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मेनली ये होता है कि दोनों बहुत ही सिमिलर कैटेगरी में आते हैं. या तो मार्किंग स्कीम चेंज कर दी जाती है या एक पॉइंट क्वेश्चन में ऐड कर दिया जाता है जिससे आपका मार्क बढ़ जाता है. तो मोस्टली 2 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क क्वेश्चन हम सेम कैटेगरी में पढ़ते हैं और मोस्टली टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं वो सेम ही होते हैं इनमें. तो हम सारे 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर से फ्रेम हो सकते हैं, जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, हम सारे सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में. चलो तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Our first question is a solution of potassium chloride when mixed with silver nitrate solution and insoluble white substance is formed. Write the chemical reaction involved and also mention the type of chemical reaction. तो हमें बोला गया है कि एक पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जो कि सिल्वर नाइट्रेट में डिसॉल्व किया गया है, उसके साथ मिक्स किया गया है. और जैसे ही हम दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं एक इनसोल्यूबल वाइट सब्सटेंस बनता है. तो हमें बताना है कि वो वाइट सब्सटेंस कौन सा है. ऑल्सो केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व हो रही है, इन दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो बताना है और किस तरह की केमिकल रिएक्शन है. वी ऑल्सो हैव टू टेल द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे रिएक्टेंट्स क्या क्या दिए हैं. हमें हमारे रिएक्टेंट्स दिए हैं पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा रिएक्टेंट दिया है हमें सिल्वर नाइट्रेट, है ना. इन दोनों के बीच के रिएक्शन करानी है और हमें पता है कि प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा है दैट इज ऑफ वाइट कलर. तो जब भी ये रिएक्शन होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी
कि दोनों रिएक्टेंट्स हैं, दोनों रिएक्टेंट्स क्या कर सकते हैं। इस प्लेस में दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों अपने आयन्स एक्सचेंज कर लें, और जिस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स अपने आयन्स एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें इतना तो पता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, द टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे ही हमने ये फिगर आउट कर लिया कि ये कौन सी रिएक्शन है, 1 मार्क तो हमें मिल गया, है ना। हमने ये बता दिया कि कौन सी रिएक्शन है ये, इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें ये बताना है कि ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो किसका बनेगा। तो आप सोचो कि जब ये दोनों अपने आयन्स आपस में एक्सचेंज करेंगे तो क्या क्या बनेगा, AgCl बनेगा और KNO3 बनेगा, राइट। AgCl बनेगा और KNO3 बनेगा, एग्जैक्टली। अब हमें पता है कि AgCl जो होता है इट इज़ अ प्रेसिपिटेट, ये सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन होता है। जैसे ही हम दोनों रिएक्टेंट्स की रिएक्शन कराते हैं, हमें तुरंत ही AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है एंड इट इज़ ऑफ वाइट कलर। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि प्रेसिपिटेट किसका है, प्रेसिपिटेट इज ऑफ सिल्वर क्लोराइड। AgCl लिखने से बस काम नहीं चलेगा, आपको उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा, सिल्वर क्लोराइड, ओके। तो अब हमें पता है कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, ये भी पता है कि प्रेसिपिटेट किसका बना। तो जल्दी से देख लेते हैं कि हमें आंसर लिखना कैसे है। तो सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है। केमिकल रिएक्शन लिखने के जस्ट बाद आप ये लिखेंगे कि वाइट प्रेसिपिटेट किसका है, AgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। ऑल्सो फिर हमें बताना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो हमें 1 मार्क इसमें मिल गया, और जैसे ही हमने टाइप ऑफ रिएक्शन बता दिया 1 मार्क इसमें मिल गया, तो हो गया हमारे 2 मार्क क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। ऐसे ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस आते हैं, यू जस्ट हैव टू चेक कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपरली रीड किया तो आपसे बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाएगा और पूरे मार्क्स आपको इजीली मिलेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस विद द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। फेरस सल्फेट जो है इट डिकम्पोजेस with an evolution of a gas having a characteristic odor of burning sulfur. Write the chemical reaction involved and identify the type of reaction. तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ये बताना है कि यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है और टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन को आप गौर से रीड करोगे अगर, तो लिखा है फेरस सल्फेट डीकम्पोजेस विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस। डीकम्पोजेस वर्ड मतलब ये तो पता है हमें कि जो रिएक्शन हो रही है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन तो हमें क्वेश्चन रीड करके ही पता चल गया कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था जब हम चैप्टर की समरी पढ़ रहे थे कि फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू फेरस सल्फेट, इट डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड और साथ में 2 गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब मैंने कल बताया था, इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बर्न होती है तो सल्फर जब बर्न होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और इसकी स्मेल बहुत ही पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, ये बहुत ही खराब ओडर होता है इसका, और इससे पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, इसका कुछ रॉटन एग जैसी स्मेल होती है। अब हमें बस इतना बोला है कि बर्निंग सल्फर की स्मेल, तो बर्निंग सल्फर की स्मेल, तो सल्फर जब बर्न होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इसीलिए बर्निंग सल्फर की स्मेल हमें यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो हमें अब ये भी पता है
कि केमिकल रिएक्शन कौन सी है यहाँ पे और कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, एंड वी ऑल्सो नो द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, मतलब हमें पूरे मार्क्स तो ईजिली मिल गए। अब हम देख लेते हैं कि इसे लिखना कैसे है। तो लिखेंगे कैसे हम इसे, हमसे पूछा है राइट द केमिकल रिएक्शन, तो बस जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है वो लिखेंगे, एंड ऑल्सो वी हैव टू स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो हमें पता था, क्वेश्चन से ही हमें पता चल गया, बट ये रिएक्शन एक्चुअली डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरह की होती हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो ये कौन सी है, इट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब क्लियर है। चलो तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव अ वाइट कंपाउंड X। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कैसे देखना है, बस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं हर बार और सेम क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन टू गिव अ वाइट कंपाउंड X accompanied by light emission. If the burning ribbon is now placed in the atmosphere of nitrogen, it continues to burn and form a compound Y. मतलब मैग्नीशियम रिबन जब बर्न हो रहा है तो एक वाइट कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है X। अब हमें पता है कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वाइट कंपाउंड बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो हमें पता है कि कंपाउंड X क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब बोला गया है कि जब इस रिबन को हम एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की प्रेजेंस में रखते हैं तब ये कौन सा कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, Y कंपाउंड। मतलब जब नाइट्रोजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम बर्न होता है तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम बर्न होता है तब कौन सा कंपाउंड बनता है। तो आप लगा के देखो कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो ऑब्वियसली अगर नाइट्रोजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम बर्न होगा तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, और मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला हमें पता है ना। तो अब हमें पता है कि X कंपाउंड कौन सा है और Y कंपाउंड कौन सा है। दोनों का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम और दोनों का नेम लिख सकते हैं, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, दूसरी चीज हमसे पूछी है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। हमें कौन सी रिएक्शन लिखनी है कि जब X मतलब MgO वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या बनता है। चलो देखते हैं फिर। मैग्नीशियम को जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो अब हमें दोनों क्वेश्चंस का आंसर पता है। वी नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ X एंड Y एंड वी ऑल्सो नो कि जब X को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आंसर लिखना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट द कंपाउंड नेम, दोनों का केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम लिखेंगे हम X और Y का। फिर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है तो इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप समझ लो तो यही क्वेश्चन बस वर्डिंग्स चेंज कर दी जाती हैं और कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड whereas copper does not, explain why। तो याद करते हैं हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज थी, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था कि कॉपर जो है
कॉपर जो है वो सबसे नीचे आता था, एक्चुअली सबसे नीचे नहीं आता है, कॉपर से लेस रिएक्टिव होते हैं सिल्वर और सबसे लेस रिएक्टिव होता है गोल्ड, बट इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर इज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, कॉपर इज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं जिंक और आयरन, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जैसे ही हमने जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, जिंक ने अपना सॉल्ट बना लिया और H2 गैस लिबरेट हुई, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन कॉपर नहीं कर सकता है। मतलब अगर मैं कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालूं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब इसका सिंपल रीजन सिर्फ यही है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मतलब कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, बट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तभी जिंक इजीली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है उसके सोल्यूशन से, लेकिन कॉपर ये नहीं कर सकता। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, चलिए वो देखते हैं। चलो, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर as zinc is placed above hydrogen and copper is placed below hydrogen in the activity series of metals. Thus, zinc liberates hydrogen gas when reacted with dilute hydrochloric acid, whereas copper does not. एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, हमें बस एक्टिविटी सीरीज का जिक्र करना है कि जिंक इज प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन whereas copper is placed below hydrogen in the activity series. इसलिए जिंक रिप्लेस कर देगा जबकि कॉपर रिप्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को। अब ये इजी सा क्वेश्चन था। अब आप देख रहे हो कि सब तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पॉसिबल हैं, पॉइंट वाइज क्वेश्चन भी पॉसिबल हैं, कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ रिएक्शंस और केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कंपाउंड पूछा है। हर तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और इजी से इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। बाकी तो हम साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देखते ही जा रहे हैं। चलिए, तो अब जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू टेस्ट द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ एन एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो अभी हमने देखा जिंक ही था ना एग्जाम्पल। जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक अपना सॉल्ट बनाता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब इसे टेस्ट कैसे करेंगे कि कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? तो हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। सो एज यू ब्रिंग अ मैचस्टिक, मैचस्टिक जैसे ही आप उसके पास लेके आओगे जहाँ पे रिएक्शन हो रही है एंड वेयर देयर इज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो मैचस्टिक जो है उसमें आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। मतलब यू कैन इजीली से कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन गैस की ये प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखना कि दैट इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, ठीक है। जैसे ही आप ये टेस्ट बता दोगे कि जो गैस लिबरेट हो रही है दैट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, तो आपको यही तो बताना था कि हाउ विल यू टेस्ट द गैस, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इजीली। चलो देखते हैं फिर आंसर लिखना कैसे है। When an active metal like zinc reacts with HCl, the gas produced burns with a pop sound, which indicates that it is hydrogen gas. बस आपने ये सेंटेंस जैसे ही लिखा कि the gas produced burns with a pop sound, which indicates that it is hydrogen gas, यहाँ आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है।
इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस में, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छे से आंसर लिख लिया और आपके पूरे मार्क्स पक्के। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब मैंने बोला था कि बैलेंस इक्वेशन के हम एग्जाम्पल देखेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये मैं ले आई हूँ आपके लिए एग्जाम्पल्स, जल्दी से देखते हैं। पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो H सिंगल कभी नहीं होगा, हमेशा H जो है वो H2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन आवर एनवायरनमेंट। तो H2 गैस विल रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, क्लोराइड मतलब क्लोरीन गैस रिएक्ट करेगी, क्लोराइड आयन नहीं रिएक्ट करेगा, क्लोरीन गैस टू गिव HCl। अब क्योंकि रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, जबकि प्रोडक्ट साइड में 1, तो हम क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। देख रहे हो आप, इतनी इजी रिएक्शंस पूछी जाती हैं इन आवर बोर्ड एग्जाम। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत सारी रिएक्शंस आपको बैलेंस करने के लिए पूछी जा सकती हैं। तो हम बहुत सारी बैलेंसिंग देखेंगे, ताकि अगर कोई भी रिएक्शन हमसे बैलेंस करने बोली जाए तो हम बहुत इजीली उसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। अब आप बोलोगे कि मैम आप इतनी जल्दी जल्दी फॉर्मूला कैसे लिख ले रहे हो, तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है केमिकल फॉर्मूला, ये हमने 9th क्लास में देखा हुआ था। तो जैसे ही आपको बोल दिया जाए एल्यूमिनियम सल्फेट, जल्दी से देखना है एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी, सल्फेट की वैलेंसी क्या होगी, और क्रॉस करके। इजी मेथड होती है ये बहुत, है ना। चलो फिर क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। चलो देखो जल्दी से, बेरियम क्लोराइड जो है एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है। जल्दी से हम देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या क्या मिसिंग है। तो क्लोरीन के, बेरियम का यहाँ पे एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी एक ही एटम है। सल्फेट के ऑल्दो यहाँ पे 3 एटम हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 1, तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, राइट। 3 लगाया, तो अब उसकी वजह से यहाँ पे भी 3 लगाना होगा हमें, क्योंकि बेरियम के भी तो 3 एटम्स हो गए। अब सिमिलरली अब देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के आफ्टर यहाँ पे 3 लगाने के बाद यहाँ पे अब क्लोरीन के कितने एटम्स हुए टोटल, 3 2 जा 6, और जबकि प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 3 ही हैं, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। अब हमारे पास सल्फेट बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया और बेरियम बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम देखते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस, राइट। इजी था बहुत, बहुत इजीली, बस आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। जैसे ही आपको लगे कि यहाँ पे एक कम है एक ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे मल्टीप्लाई करो। लेकिन हाँ, फॉर्मूले से कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, फॉर्मूला फिक्स रहेगा। तभी हम बोलते हैं जब भी हम बैलेंसिंग कर रहे हो तो फॉर्मूला के बाहर तो हमें एक बॉक्स बना लेना चाहिए कि इस बॉक्स के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। चलो तो थर्ड वाला पार्ट देखते हैं हम। सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जल्दी से रिएक्शन लिख के देखते हैं। सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब अगर हम देखें बैलेंसिंग के लिए, तो सोडियम इस साइड रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। लेकिन हाइड्रोजन
रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में 1, 2 एंड 3 हैं। तो अब अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे हम अगर 2 लगा के देखें तो अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स डबल हो गए, तो यहाँ पे भी हमें 2 इंसर्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही हमने 2 इंसर्ट किया सोडियम भी डबल हो गए, तो यहाँ पे भी 2 इंसर्ट करना पड़ेगा। अब देखो सोडियम रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 2, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 4 और प्रोडक्ट साइड में भी 1, 2, 3 एंड 4। तो हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। इजी। ऐसे ही बस आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है ताकि आपको बहुत अच्छे से बैलेंसिंग की प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपसे अब अगर कोई दूसरी रिएक्शन भी पूछी जाएगी तो आप बहुत इजीली उसे बैलेंस कर सकते हो, है ना। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है रिएक्शन का और हमें अब उस स्टेटमेंट से पहले रिएक्शन विथड्रॉ करनी है और उसे फिर बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, इन वाटर मतलब एक्वस सोल्यूशन की बात हो रही है, रिएक्ट्स टू गिव बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट और सोडियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो जस्ट क्या करना है, हमें बस देखते जाना है कि रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। बेरियम रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 1, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2, तो प्रोडक्ट साइड में भी हमें 2 करने होंगे। अब आफ्टर डूइंग दिस सोडियम रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में भी अब 2 ही हैं, सल्फेट रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में भी 1। तो हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। कितना इजी था ना, बस हमें सिर्फ बैलेंस करके देखना है। जितने एटम्स किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, ठीक है। जैसे ही हमने इक्वलाइज किया दोनों को, हमारी रिएक्शन बैलेंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर reacts with hydrochloric acid to produce sodium chloride solution and water। इस रिएक्शन को गौर से पढ़ो तो ये हमारी मोस्ट फेमस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो देखो गौर से, NaOH में सोडियम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में भी 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में भी 1। तो देखा जाए तो हमारी ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। चलो तो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। राइट, दोनों ही बैलेंस्ड इक्वेशंस। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर। तो हमें मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स कि हमें कुछ चेंजेस दिए रहते हैं और हमें बताना रहता है कि इफ दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो जल्दी से देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने एमसीक्यूज में भी देखे थे, तो बस देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अब डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, हमें पता है फेरस सल्फेट के डीकम्पोजिशन के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है, तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर मैंने कहा था दूसरा एग्जाम्पल डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने कल
लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूशन में क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। किसी भी एसिड के डाइल्यूशन में बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। जैसे ही हमने बोला हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड इज डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो ये याद रखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी भी हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हीट रिलीज होती है। मतलब डिसोल्यूशन, नॉर्मली अगर हम डिसोल्यूशन की बात करें तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे आ जाता है एक्सेप्शन। अमोनियम क्लोराइड बनता कैसे है पहले हम ये देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही हम अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सिंस इट इज अ वीक बेस, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें हीट देनी पड़ती है। हीट देंगे तब ये डिसोसिएट होगा NH4+ और Cl- में। तो इसके डिसोसिएशन के लिए या डिसोल्यूशन के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि सिंस इट इज अ वीक बेस या वीक सॉल्ट हम कहेंगे इसे, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है, तो इसके डिसोल्यूशन के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। मतलब फॉर डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर वी हैव टू प्रोवाइड हीट। तो हीट का एब्सॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। क्लियर? चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज complete the missing components of variable given as x and y in the following reactions। हमें missing components complete करने हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी PbNO3 twice plus Ki gives PbI2 और KNO3। तो जब भी लेड हैलाइड बनाता है तो इट इज अ प्रेसिपिटेट, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जब भी हम लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो एक येलो कलर का पीपीटी बनता है, दैट इज ऑफ लेड आयोडाइड। तो अब हमें पता है कि प्रेसिपिटेट बनेगा तो X क्या होगा, सॉलिड, X सॉलिड होगा, और Y क्या होगा, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन था तो पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन बनेगा। तो अब हमें पता है कि X और Y क्या है, X इज सॉलिड and y is aqueous, ठीक है। चलो दूसरी रिएक्शन देखते हैं। कॉपर सॉलिड रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट टू गिव कॉपर नाइट्रेट एंड X इज प्रोड्यूस्ड। तो अब हमें पता है ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यहाँ पे कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि कॉपर से भी कम रिएक्टिव कोई मेटल्स हैं तो वो हैं सिल्वर और गोल्ड। अब गोल्ड तो जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते नहीं हैं क्योंकि वी ऑल नो गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन सिल्वर की जब भी हम कॉपर नाइट्रेट से सिल्वर जब भी कॉपर से रिएक्ट करता है तो कॉपर उसे धक्के मार देता है उसके अपने सोल्यूशन से। तो सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में हम जैसे ही कॉपर डालेंगे इट विल डिस्प्लेस सिल्वर, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और साथ में क्या मिलेगा हमें, सिल्वर। बैलेंस करने के बाद ही लिखना है। आप Ag बस लिखोगे तो नहीं चलेगा, आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे अगर दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स थे सिल्वर के तो प्रोडक्ट में भी दो ही बनेंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी X विल बी 2Ag, ठीक है। थर्ड रिएक्शन अगर हम देखें
तो जिंक इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हमें पता है कि जिंक सल्फेट तो एक्वस सोल्यूशन होगा और हाइड्रोजन तो हमेशा ही गैस होती है। हाइड्रोजन को आप कंप्रेस करके सॉलिड या लिक्विड में नहीं कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। ये भी एग्जांपल सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अब लास्ट रिएक्शन हम देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट in presence of X gives calcium oxide and carbon dioxide। अब ये जो है this is a decomposition reaction और decomposition reaction किसकी presence में होती है? In presence of heat। तो ये reaction किसकी presence में होगी? In presence of heat। तो यहाँ पे X क्या है? Heat। तो जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करते हैं, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide gas is released। आंसर देखें, देखो X is solid, Y is aqueous। इन सेकेंड इक्वेशन X is 2Ag, 2 लगाना मत भूलना क्योंकि बैलेंस करने के बाद ही आपको आंसर देना है। X is aqueous and Y is gas इन थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में X is heat, मतलब हीट की प्रेजेंस पे होती है फोर्थ इक्वेशन। क्लियर? चलो फिर जल्दी से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस है X जिसका सोल्यूशन वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। अब हमें बताना है कि वो सब्सटेंस X कौन सा है और उसका फॉर्मूला लिखना है। ऑल्सो वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ द सब्सटेंस अबव विथ वाटर, मतलब X की वाटर के साथ रिएक्शन बतानी है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो जैसे मैंने बताया था इससे पहले एक मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला क्वेश्चन, उसी तरह ये क्वेश्चन भी हर ऑल्टरनेट ईयर्स पूछा जाता है और कभी कभार तो रेगुलर ईयर्स भी पूछा जाता है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है हमें कि सोल्यूशन ऑफ X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का। तो जहां भी आपको वाइट वॉशिंग दिखे कैल्शियम ऑक्साइड लिख लेना है, ठीक है। तो द सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड और उसका फॉर्मूला तो हमने लिख दिया CaO, ठीक है। ऑल्सो जब कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसे हम सिलिकेट लाइम बोलते हैं। इस रिएक्शन को तो हम इस चैप्टर में कितने बार देख चुके हैं ना। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारी। चलो, तो अब हमें पता है कि सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड और उसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर जल्दी से। हाँ, इसको लिखोगे कैसे ये भी देख लेते हैं। द सब्सटेंस X विच इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग इज क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला इज CaO और फिर आपको उसकी वाटर के साथ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे 2 मार्क क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल जितने थे वो हमने देख लिए हैं। अब 3 मार्क क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 मार्क क्वेश्चन जो हमने पढ़े वो भी 3 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बस उनमें एक पॉइंट बढ़ा दिया जाता है। इफ़ वी आर आस्क्ड टू राइट द केमिकल इक्वेशन, हमें बैलेंसिंग के लिए भी बोल दिया जाता है। अगर कोई कंपाउंड का नाम लिखा हुआ था, हमें उसका फॉर्मूला और उसकी किसी के साथ रिएक्शन बोल दी जाती है। तो कभी कभार 2 मार्क को 3 मार्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो हम उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलो फिर 3 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। फर्स्ट इज अ substance X, an oxide of group 2, is used intensively in a cement industry. This element is present in bones also. अब हमें बोला गया है कि एक substance X है
जो कि ऑक्साइड है ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 में कौन से आते हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। और इट इज़ यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। तो अगर गौर से देखो तो इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और हमें पता है कि कैल्शियम इज प्रेजेंट इन आवर बोन्स ऑल्सो, है ना। On treatment with water, it forms a solution which turns red litmus blue. Identify X and also write the chemical reaction involved. अभी मैंने बोला था कि कभी कभार 2 मार्क क्वेश्चन को 3 मार्क क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इससे जस्ट पहले जो हमने 2 मार्क क्वेश्चन देखा था ये उसी का 3 मार्क वाला रूप है। चलो देखते हैं क्या है। सब्सटेंस X एग्जैक्टली वैसे ही पूछा है, बस क्या बोल दिया है कि इट इज एन ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एंड इट इज इंटेंसिवली यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। तो हमें पता है कि सीमेंट इंडस्ट्री में वाइट वॉशिंग के लिए जनरली ये बनाई जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, अब हमें पता है कि हमारा जो सब्सटेंस X है वो कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स में भी प्रेजेंट होता है। और जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है विच इज़ अ बेस, एल्कली है वो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली और एल्कली की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, राइट। तो आपको करना वही है, बस यू हैव टू आइडेंटिफाई। क्वेश्चंस में अब बातें ज़्यादा की हुई हैं तो आपको आंसर भी थोड़ा डिटेल में देना होगा। तो देखते हैं आंसर कैसे लिखना होता है 3 मार्क क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो आप लिखोगे कि सब्सटेंस X कौन सा है। द सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड। ऑल्सो कैल्शियम ऑक्साइड इज इंटेंसिवली यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्रीज। द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट इज calcium which is present in walls also in treatment with water हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वाटर के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है which is an alkali, तभी it turns red litmus blue। तो सिर्फ रिएक्शन लिखने से काम नहीं चलेगा, we also have to tell the calcium oxide forms a solution of calcium hydroxide which is an alkali, hence it turns red litmus blue। ओके, तो पूरा डिटेल आंसर लिखना पड़ेगा। 3 मार्क इजीली अवॉर्ड नहीं कर दिए जाएंगे, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही आप लिखोगे यहाँ आपको 1 मार्क मिल जाएगा, इधर आपको 1 मार्क मिल जाएगा और रिएक्शन लिखते ही आपको एक और मार्क अवॉर्ड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से मार्किंग स्कीम होती है CBSE की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज। द आर्टिकल व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट्स शाइनिंग। अब हमें बोला है कि एक सिल्वर आर्टिकल को अगर हम बाहर रख दें काफ़ी दिन के लिए तो इट टर्न्स ब्लैक, और जैसे ही उसे टूथपेस्ट से रब करते हैं वो वापस शाइन करने लगता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि why do silver articles turn black when kept in open for a few days? Name the phenomena involved. Also name the black substance formed and give its chemical formula. तो जब हम करोजन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था सिल्वर के करोजन में, मतलब सिल्वर को जब हम बहुत टाइम तक एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं तो इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, ठीक है। तो सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक इन कलर, इट इज अ ब्लैक सब्सटेंस। तो सेकंड का तो इजीली आप एग्जांपल दे सकते हो कि द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड इज सिल्वर सल्फाइड। फर्स्ट में क्या लिखना है आपको कि फिनोमेना कौन सा हुआ यहाँ पे, तो फिनोमेना हैपनिंग हियर इज करोजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, करोजन हो रहा है, और जैसे हम सिल्वर के लिए टार्निशिंग भी बोलते हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि आंसर लिखना कैसे है। द
silver article turns black when kept in air because the silver articles react with hydrogen sulfide present in the air to form silver sulfide. क्या बना लेता है? silver sulfide. This phenomena is called corrosion. अब phenomena बताना था हमें, तो this phenomena is called corrosion and also it is known as tarnishing of silver. सिल्वर के केस में, जैसे आयरन के केस में रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, वैसे ही सिल्वर के केस में टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी बोलते हैं इसे हम. तो ऑल्सो अब हमें ये लिखना है कि द ब्लैक सब्सटेंस इज सिल्वर सल्फाइड. हमसे ये भी पूछा था कि ब्लैक सब्सटेंस कौन सा है, तो द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड इज सिल्वर सल्फाइड और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Ag2S. ओके, क्लियर? इजी क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में हमसे थ्योरी भी पूछी गई थी, फिनोमेना भी हमें बताना था और फॉर्मूला भी बताना था कि सब्सटेंस कौन सा फॉर्म हो रहा है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन. अब ये क्वेश्चन जो है ये जनरली अभी तो मैंने 3 मार्क्स में फ्रेम किया है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा कुछ ऐड कर दिया जाए तो इससे 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है. तो अब हमें कुछ ये रिएक्शंस दी हुई हैं, हमें इनमें सब में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो रहा हो, जिसका खुद रिडक्शन हो रहा होगा तभी तो वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएगा. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस विच इज रिड्यूसिंग इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजिंग द अदर सब्सटेंस, है ना. तो यहाँ पे क्या होगा? अब जल्दी से सारी रिएक्शंस देखते जाते हैं वन बाय वन. फर्स्ट रिएक्शन में आप अगर गौर से देखो तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है. जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आपको पता होगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जैसे ही ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि किसका रिडक्शन हो रहा है, देन दैट विल बी आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. चलो, तो फर्स्ट रिएक्शन है Pb3O4 रिएक्ट्स विद HCl टू गिव PbCl2 Cl2 and H2O. तो PbO4 के पास ऑक्सीजन था, उसने PbCl2 बना लिया, मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, और PbO4 का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो फर्स्ट रिएक्शन में तो हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? PbO4. कितना इजी था ना? Pb3O4 ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. अब Pb3O4 एक्चुअली क्या है? इट इज लेड ऑक्साइड. ठीक है, सेकेंड रिएक्शन देखते हैं. मैग्नीशियम इज reacting with oxygen to give magnesium oxide. तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो मतलब मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम थे ऑक्सीजन के, अब एक एटम बचा है, मतलब ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और जो रिड्यूस हो रहा है मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इट विल बी आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो सेकेंड वाली रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? ऑक्सीजन, राइट. थर्ड इज कैल्शियम सल्फेट इज रिएक्टिंग विद जिंक टू गिव कॉपर सल्फेट इज रिएक्टिंग विद जिंक टू गिव कॉपर प्लस जिंक सल्फेट. कॉपर सल्फेट जो है जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट बन रहा है और जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर बन रहा है. ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में कैसे करेंगे हम? कॉपर सल्फेट था, मतलब कॉपर के पास ऑक्सीजन थे और उसने जिंक को दे दिए, मतलब कॉपर सल्फेट से कॉपर बन गया. ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ, और सिंस कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है तो इट विल बी आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो अब हमें पता है थर्ड रिएक्शन के लिए हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? कॉपर सल्फेट. अब फोर्थ रिएक्शन है वेनेडियम ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विथ कैल्शियम टू गिव वेनेडियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड.
तो वेनेडियम ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थे, उसने कैल्शियम को दे दिए, मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, और ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। चलो फिर फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं। 3 आयरन reacts with 4 molecules of water and gives iron oxide and hydrogen gas। तो अब देखो आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं थे, आयरन ने ऑक्सीजन गेन किए, और वाटर के पास ऑक्सीजन था, उसने लूज करके हाइड्रोजन गैस बनाई। तो मतलब वाटर से ऑक्सीजन का लॉस हुआ, तो ऑक्सीजन का लॉस मतलब रिडक्शन, तो वाटर क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। लास्ट रिएक्शन देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन टू गिव कॉपर एंड H2O। तो इस रिएक्शन को अगर गौर से देखो तो कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, एंड आफ्टर रिएक्शन कॉपर ने ऑक्सीजन का लॉस किया, तो मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन हुआ तो फिर ये क्या हो गया मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। इजी थे सारे, ऐसे ही इजी रिएक्शन हमसे पूछी जाती हैं, और हमें बस आइडेंटिफाई करना होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा या रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। इजी रिएक्शंस। चलो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, मतलब हमने कितने टाइप्स पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बस अब हमें रिएक्शन देखनी है और टाइप बताना है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट रिएक्शन को अगर गौर से देखो तो दोनों रिएक्टेंट्स आफ्टर रिएक्टिंग दे आर जस्ट एक्सचेंजिंग देयर आयंस, और एक्सचेंज ऑफ आयंस अगर होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है मेरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। सेकेंड रिएक्शन को अगर देखो तो आयरन इज रिएक्टिंग विथ कॉपर सल्फेट टू गिव आयरन सल्फेट एंड कॉपर। सिंपली आयरन क्या कर रही है, कॉपर सल्फेट के उसके सोल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर दे रही है और अपना सोल्यूशन बना दे रही है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब थर्ड रिएक्शन है हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन टू गिव H2O। अब मैंने बोल ही दिया, रिएक्शन रीड करते ही बोल दिया कि हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन। तो जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। तो बस आपको 3 रिएक्शंस दी थी, आपको बस टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना था। आपने एक एक टाइप तीनों के आइडेंटिफाई किए और आपको 3 नंबर ऐसे ही मिल गए, है ना। इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे बहुत ही इजीली सारे आंसर्स बन जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a silver article generally turns black when it is kept in open for a few days. The article when rubbed with toothpaste, ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं, राइट, ये क्वेश्चन तो हमने अभी सॉल्व किया था। चलो we'll switch to the next question then. Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equations for decomposition reaction. तो हमें बोला है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि decomposition reaction को combination reaction का अपोजिट क्यों बोला जाता है। तो सिंपल है, हमें क्या एक्सप्लेन करना है, जस्ट उनकी डेफिनेशंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर डेफिनेशन थोड़ा याद करो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, when 2 or more reactants combine together to form a single product,
और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, अ सिंगल रिएक्टेंट इज डिकम्पोजिंग इनटू अ 2 और मोर प्रोडक्ट, यही हो रहा था। तो जस्ट अगर डेफिनेशन भी लिख के आ जाओगे ना तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं कि आंसर लिखना कैसे है। Combination reaction is said to be reaction between 2 or more molecules to form a larger molecule, whereas the decomposition reaction is defined as splitting of larger molecules into 2 or more smaller molecules। मतलब क्या हो रहा है, combination reaction में 2 or more molecules are combining together to form a larger molecule, and in decomposition reaction a larger molecule is decomposed into 2 or more smaller molecules. This essentially explains that decomposition reaction is opposite of combination reaction। देखो कितना simply explain किया हुआ है ना, decomposition reaction क्यों combination reaction के opposite क्यों बोलते हैं हम, जस्ट ये सिंपल एक्सप्लेनेशन आपने दिया और आपको मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। ऑल्सो हमसे एक चीज़ और पूछी है, हमसे बोला है कि कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देने हैं। तो यहाँ जितना आपने लिखा इसके लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे, और उसके बाद आप सोचो कि अगर आपको और 1.5 मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की इक्वेशंस बोली हैं, तो यू शुड एटलीस्ट राइट 2 to 3 इक्वेशंस। तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे, हमें तो पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने सारे एग्जाम्पल्स पता है हमें वाटर का डिकम्पोजिशन पढ़ लिया इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन पढ़ लिया इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हमने कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन पढ़ा, हमने सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन पढ़ा, कितने सारे डिकम्पोजिशन देख लिए। तो कोई भी 3 रिएक्शंस आपको लिखनी है। अब जैसे यहाँ पे किस किस का डिकम्पोजिशन दिया है, जिंक कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन दिया है, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन दिया है। ठीक है, कोई भी 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन की इक्वेशन आपने लिखी तो आपको रिमेनिंग 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे एंड यू विल बी अवॉर्डेड विद फुल मार्क्स, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग मेंशन विथ रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व व्हेन, हमें कलर चेंजेस बताने हैं इन रिएक्शंस में। तो व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रख देते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है, फोटो डिकम्पोजिशन इसे हम कहते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड इनटू सिल्वर, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक वाइट सॉलिड जो होता है सिल्वर क्लोराइड का, उसे हम जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो सिल्वर बन जाता है, दैट इज ग्रे इन कलर, राइट। इस रिएक्शन को हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमें एक्चुअली कलर चेंज बताना है, तो कलर चेंज बताने के लिए क्या लिखोगे आप, द वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्रे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन हमसे बोली है कि कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर पाउडर को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, कॉपर पाउडर जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसे हीट करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, और रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर जो है वो ब्लैक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या हो रहा है, कॉपर जो कि रेडिश ब्राउन कलर का था, इट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू गिव कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, विच इज ब्लैक इन कलर। हमसे नेक्स्ट रिएक्शन क्या पूछी थी कि अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब हमें पता है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर हम कोई भी एक्टिव मेटल डाल देंगे, दैट इज जिंक फॉर एग्जांपल, तो क्या करेगा, जिंक उसे उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का, जैसे ही हम उसमें जिंक डालेंगे द ब्लू कलर फेड्स और कलरलेस जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन जाता है, और जो कॉपर है जो डिस्प्लेस हुआ है
वो जिंक के पीस में कोट हो जाएगा। और हमें पता है कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो अब इसे लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। When a piece of zinc is dropped in copper sulfate solution, then the blue color of copper sulfate fades gradually due to the formation of colorless zinc sulfate and reddish brown copper metal gets deposited on zinc piece. Easy था। तीनों रिएक्शंस में आपको बस कलर चेंज बताना है। तो अगर आपने रिएक्शंस तो हमें दी ही हुई हैं, बस उन्हें लिखना है और हमें कलर चेंज बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को हम एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं जिसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन है। अब राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। हमें बोल दिया गया है कि प्रेसिपिटेशन तो हो गया। तो अब भी हमने इससे पहले भी ये रिएक्शन देखी थी कि जब लेड नाइट्रेट जो है वो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, PbI2 बनाता है और साथ साथ KNO3 का फॉर्मेशन होता है ना। अब ये PbI2 का जो प्रेसिपिटेट होता है इट इज ऑफ येलो कलर। तो जैसे ही लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन होती है तो हमें पोटेशियम आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिलता है दैट इज ऑफ येलो कलर। तो अब हमें क्या बताना था कि हमें नाम बताना था और कलर बताना था कंपाउंड प्रेसिपिटेट। तो हमने बता दिया कि लेड आयोडाइड प्रोड्यूस हुआ which is of yellow color. Also we have to write the balanced chemical equation for the reaction involved. अब reaction भी तो हमने लिख ही दी है। It is lead nitrate and potassium iodide की reaction जब होती है तो बस बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा बिकॉज आयोडाइड यहाँ पे 1 है और यहाँ प्रोडक्ट साइड में 2। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हमने यहाँ 2 लगाया तो यहाँ पे भी हो गया K2NO3, राइट। ओके, ये है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमें पता है कि ये इक्वेशन कौन सी है, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। क्या कर रहा है यहाँ पे, आपस में आयन तो एक्सचेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के, तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जल्दी से आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है। आंसर इज देखो, when lead nitrate is added to potassium iodide then yellow precipitate of lead iodide is formed along with potassium nitrate. Balanced chemical equation हमने अभी देखी थी, right? Also this type of reaction is called precipitation reaction in which one of the product formed is insoluble substance. और ये और कौन सी रिएक्शन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आपको दोनों स्टेट करना पड़ेगा। सिंस अ प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you might have noted that when copper powder is heated in a china dish, a reddish brown surface of copper powder becomes coated with black substance. क्या होता है जब कॉपर पाउडर को हम हीट करते हैं तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होता है। तो ये रिएक्शन हमने अभी देखी थी कि कॉपर व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, राइट। तो अब हमें पता है कि द ब्लैक सब्सटेंस इज कॉपर ऑक्साइड। ऑल्सो हमसे पूछा गया है कि केमिकल इक्वेशन क्या है, दिस इज आवर केमिकल इक्वेशन। हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न्ड टू रेडिश ब्राउन। अब हमें ये बताना है कि जो ब्लैक कोटिंग है सरफेस की उसे रेडिश ब्राउन कैसे कर सकते हैं हम। तो हमें ये तो पता है कि ब्लैक सब्सटेंस कौन सा है, ब्लैक सब्सटेंस इज
copper oxide and it is produced because of the combination of copper and oxygen. Also हमें रिएक्शन पता है कि कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है. अब ब्लैक कोटिंग को रिमूव कैसे करेंगे? इट इज रिमूव्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर द हॉट कॉपर ऑक्साइड. जो कॉपर ऑक्साइड बना है अगर उसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो ये जो ब्लैक कोटिंग है वो रिमूव हो जाएगी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे 3 चीजें पूछी थी. ब्लैक सब्सटेंस कौन सा है, हमें रिएक्शन बतानी थी और ये भी बताना था कि जो ब्लैक कोटिंग है उसे रिमूव कैसे करेंगे. तो ये जैसे ही आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की आपको पूरे मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे. चलो अब लेट अस सी दिस क्वेश्चन. टेक 3 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब. नाउ एड 2 grams of ammonium chloride and mix the content with the help of glass rod. क्या करना है, हमें 3 grams बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसमें अमोनियम क्लोराइड डालना है. अब इन कंटेंट्स को मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. नाउ टच द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम आउटसाइड. हमने क्या किया, बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड में मिक्स किया और फिर हमें ये बताना है कि टेस्ट ट्यूब कैसी लगेगी आउटसाइड से, मतलब टेम्परेचर चेंज बताना है हमें. दूसरी चीज़ हमें बतानी है कि स्टेट द इन्फ्रेंस अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्ड. फिर हमें ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है. थर्ड इज वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन अकर्ड. तो पहली चीज़ तो व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कूलर. कूलर हो जाता है. अब कूल हो रहा है इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्यों? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई तभी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम हुआ, तभी हमें टेस्ट ट्यूब कूलर फील हुई. तो द रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. और अब सिंपली आप लिखोगे तो एक्चुअली ये रिएक्शन कौन सी है, इट इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना. यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, reactants are just exchanging their ions, right. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर. State the type of chemical reaction and chemical equation that take place in the following. हमें बताना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. तो मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ट इन एयर. जब मैग्नीशियम वायर को एयर में बंद करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और दिस इज ऑल्सो एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर. इलेक्ट्रिक करंट जब वाटर के थ्रू पास किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है. इट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड इज अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस आर मिक्स्ड. तो जब अमोनिया इज मिक्स्ड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड तो क्या बनता है, NH4Cl. अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. हाइड्रोजन इज वाटर इज डिकम्पोज्ड टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. And third one is ammonia is reacting with hydrochloric acid to give ammonium chloride. ठीक है, चलो. Then next question is explain 2 ways by which food industries prevent rancidity. हमें कोई भी 2 तरीके बताने हैं to remove rancidity. Also we have to discuss the importance of decomposition reaction in metal industries. चलो फिर देखते हैं. इट इज़ अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें कोई भी 2 तरीके बता रहे हैं जिससे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड ऑब्टेनिंग फैट एंड ऑयल. एंटीऑक्सीडेंट डालने से भी रेंसिडिटी प्रिवेंट की जा सकती है. सेकेंड इज इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड एंड नाइट्रोजन गैस. हमने ये भी देखा था कि नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में फूड जो है
दे डू नॉट डिकम्पोज, राइट। तो इससे भी रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए आपको दोनों रीजंस लिखने हैं, दोनों वेज लिखने हैं। देन सेकेंड इज हमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्रीज। तो हमें 3 पॉइंट्स बताने हैं। फर्स्ट इज molten NaCl is electrolytically decomposed to form sodium metal। molten NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिटिकली डिकम्पोज किया जाता है सोडियम मेटल के फॉर्मेशन के लिए। सेकेंड इज एल्यूमिनियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बॉक्साइट और मिक्सड विथ क्रायोलाइट, ठीक है। एंड थर्ड इज कार्बोनेट ओर्स आर थर्मली डिकम्पोज्ड टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच ऑन रिडक्शन गिव मेटल। मतलब कार्बोनेट ओर्स जो हैं दे आर थर्मली डिकम्पोज टू गिव मेटल ऑक्साइड और उससे फिर मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। नेक्स्ट इज write one example for each of the decomposition reaction carried out with the help of electricity, heat and light। तो ये रिएक्शंस हमने देखी थी, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। बेस्ट एग्जाम्पल इज वाटर का डिकम्पोजिशन। हीट के प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल दे सकते हो आप। कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल्सो लाइट के प्रेजेंस में AgCl की रिएक्शन होती है। AgCl decomposes into silver and chlorine gas is evolved। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई। तो 2 स्टेटमेंट दिए हैं हमें। कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, फर्स्ट स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट है सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो अब इनमें से आपको बस ये देखना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर या सिल्वर। कॉपर इज ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, क्योंकि सिल्वर तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल में आता है। तो क्या होगा, कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, बट सिल्वर कांट डू दिस। सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स ओन सोल्यूशन। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, फर्स्ट वन, कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। चलो फिर आंसर देख लेते हैं। कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। अब आपको क्या करना है, इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे ही आप ये सब लिख लोगे आपको पूरे मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 मार्क्स क्वेश्चन और 4 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो अगर आपने प्राडिस एजुकेशन के ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ओके, थैंक यू।